हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वर्ल्ड टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 87। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पंचमपाद नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा नदी घाटी परियोजना है? पंचमपाद नदी घाटी परियोजना। आपको बताना ये किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पर? गोदावरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कहाँ स्थित है गोदावरी नदी पर कहाँ, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? कब जारी हुआ था? 1852 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? 1852 में तो हुआ, लेकिन कहाँ? तो सबसे पहले ये हुआ था कराची में। ठीक है, तो अब बहुतों को ये दिमाग में आ रहा होगा कराची तो पाकिस्तान में है, लेकिन आप ईयर देखो 1852 है। ठीक है, तो 1852 में पाकिस्तान जैसा कोई चीज़ था नहीं, तो कराची हमारा ही पार्ट था। तो कराची में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट किस नाम से जारी हुआ था? तो नाम क्या था इसका जो कराची में स्टार्ट हुआ था? तो इसका नाम था शिंदे डाक। क्या नाम था? शिंदे डाक। ठीक है, ये आप याद रखना, इसका नाम था जो 1852 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मालगुडीज डेज इसके लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? यह है आर के नारायण। क्या है नाम इनका? आर के नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अहोम का मुगल के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? अहोम एक जाति है, तो अहोम के द्वारा मुगल के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? कौन सा युद्ध था? तो ये युद्ध था भराली का युद्ध। कौन सा युद्ध था? भराली का युद्ध। ठीक है, ये भराली का जो युद्ध था, यह अहोम जाति का मुगल के विरुद्ध लड़ा गया पहला युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश काल में किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? ये टॉमस रॉ के द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा? टॉमस रॉ के द्वारा। ठीक है, सॉरी, टॉमस रॉ नहीं, टॉमस मुनरो नाम था इनका। रॉ गलती से मैंने बोल दिया। ठीक है, टॉमस मुनरो नाम था इनका। ठीक है, टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी प्रथा भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कब लागू किया गया था? रैयतवाड़ी प्रथा भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1820 में। ठीक है, 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा इसको सबसे पहले लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, कहाँ लागू किया गया था? ये बताओ। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 में टॉमस मुनरो ने कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास जोन में लागू किया गया था। ठीक है, मद्रास प्रांत में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? किससे मिलता है? यह है सतलज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान नहर का दूसरा नाम क्या है? राजस्थान नहर को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। तो राजस्थान नहर का ही दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी, ठीक है, कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल जो है यही है राजस्थान नहर, और इसको पानी सतलज नदी से मिलता है। आपने बहुत बार ये पढ़ा है इंदिरा गांधी को कहाँ से मिलता है? तो सतलज से। तो राजस्थान भी है तो सतलज से मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है, सिर्फ सतलज ही नहीं है, एक और नदी है जिससे इसको पानी मिलता है, वो भी आपको याद रखना है, सतलज और व्यास नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। कहाँ है? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी।
अगला क्वेश्चन है बाकू किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। बाकू एक जगह है, आपको बताना है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाकू किस देश की राजधानी है। तो अभी मैंने बताया बाकू एक जगह है जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है बाकू किस देश की राजधानी है। तो किस देश की राजधानी है बाकू? ये अजरबैजान की राजधानी है। किसकी? अजरबैजान की। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? कहाँ है मॉरिशस की राजधानी? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, कहाँ है मॉरिशस की राजधानी? पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस की मुद्रा क्या है। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस की मुद्रा है रुपया। ठीक है, मॉरिशस की मुद्रा भी जो है वह रुपीज ही है। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस में लगभग कितने प्रतिशत लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो आपको सुन के थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन मॉरिशस में बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो लगभग कितना प्रतिशत लोग? तो 5 से 6% लोग वहां पे भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरेविले कहाँ स्थित है। आरेविले कहाँ स्थित है? आरेविले एक जगह है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप जान लो। आरेविले एक जगह है और ये एक ऐसा जगह है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी, ये दोनों जगह जो है यह विद्यमान है। आरेविले ये कुछ पार्ट इसका तमिलनाडु में पड़ता है और कुछ पार्ट पौंडीचेरी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। H1N1। ठीक है, H1N1 वायरस जो है यही है स्वाइन फ्लू वायरस। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू वायरस सर्वप्रथम कब सामने आया था। स्वाइन फ्लू वायरस सर्वप्रथम कब सामने आया था? कब आया था? ये 1918-19 में सबसे पहले सामने आया था और इसका नाम क्या है? H1N1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है। फिजिक्स से आपका ये क्वेश्चन है, आपको बताना है जब आप वेग यानी वेलोसिटी, द्रव्यमान यानी मास को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है इक्वल टू पी। और पी किसका सिंबल है? तो पी मोमेंटम का सिंबल है। ठीक है, और इस मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। ठीक है, संवेग। तो संवेग या मोमेंटम आपको मिलता है जब आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगला क्वेश्चन है साइंस सिटी कहाँ स्थित है। साइंस सिटी कहाँ स्थित है? तो साइंस सिटी कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक, कुल एसेट्स को जब आप देखोगे, ठीक है, कुल एसेट्स को जब आप देखोगे तो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कौन सा है? यह है ICICI। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में पेश किया गया था? यह है बेलगांव अधिवेशन। क्या है नाम इसका? बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था यह बेलगांव अधिवेशन? तो 1924 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। अभी जो हम लोग हिंदी का जो लिपि है, हमारे हिंदी का लिपि है देवनागरी लिपि। अब आपको बताना है इसका प्राचीन रूप कौन सा था। इसका प्राचीन रूप है ब्राह्मी। ठीक है, कौन सा है? ब्राह्मी लिपि जो आपने पढ़ा है वो देवनागरी का प्राचीन रूप है। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये हुआ गुप्त काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक
जिसने गाजी उपाधि धारण किया। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन हुआ? ये हुआ, जल्दी बताओ कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम हुआ उसका? गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो हुआ, इसी ने सबसे पहले क्या धारण किया? गाजी की उपाधि। ठीक है, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत हुआ? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत हुआ? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको 1957 में स्वीकारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में सचिव के पद का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल में एक देखो, ब्रिटिश का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो अलग अलग टाइम में यहाँ के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, और अलग अलग अथॉरिटीज यहाँ पे आए। उसमें से जो एक मेजर अथॉरिटी रहा वो है आपका गवर्नर जनरल। गवर्नर पहले था, उसके बाद गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय। ठीक है, इस तरह से उनका चेंज हुआ। लेकिन भारत का एक सचिव नियुक्त हुआ सबसे पहली बार। ये कब नियुक्त हुआ था? वही होगा आपका आंसर, किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुआ था? ये हुआ था कब? 1858 में। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत में सबसे पहले 1858 में सचिव के पद का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के द्वारा किस संगीत को मशहूर किया गया था? दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने एक ऐसा गाना था जिसको बहुत गुनगुनाया, और उनके लाइफ का ये अभिन्न अंग भी था। वो हमेशा इसको गुनगुनाते रहते थे। तो यह है रघुपति राघव राजाराम। क्या नाम है? रघुपति राघव राजाराम। ठीक है, ये सॉन्ग जो है दांडी मार्च के दौरान इन्होंने बहुत अधिक पॉपुलराइज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन है? तो अभी आपने देखा दांडी मार्च के दौरान इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। अब आपको बताना है इसके संगीतकार जो दांडी मार्च के दौरान थे वो कौन थे? जल्दी बताओ, रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन थे? ये थे दिगंबर विष्णु पलुस्कर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था दिगंबर विष्णु, ठीक है, पलुस्कर। ये था उस संगीतकार का नाम। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस दिन शुरू हुआ था? ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डेट आपको याद रखना है। वो डेट था 12 मार्च। किस दिन शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस दिन खत्म हुआ? तो 12 मार्च को शुरू हुआ था और ये खत्म किस दिन हुआ? तो 6 अप्रैल को। ठीक है, आपको डेट अच्छे से याद रखना है। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो इसको याद कर लो। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च में कितने लोगों ने भाग लिया था? टोटल 79 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा था? तो कितनी दूरी इन्होंने तय की थी? यह 240 माइल। ठीक है, 240 माइल्स ये चले थे। और अगर किलोमीटर में दे तो ये लगभग 384 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है? 384 किलोमीटर के आसपास होगा। तो यह 240 मील होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या नाम है इसका? एंटेअमीबा हिस्टोलेटिका। क्या नाम है? एंटेअमीबा, ठीक है, हिस्टोलेटिका। ठीक है, ये नाम है उस प्रोटोजोआ का जिसके कारण से पेचिश रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन संस्थान ये धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने पढ़ रखा है। ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में अलवर संतों के द्वारा किस धर्म का प्रचार किया गया था? अलवर संतों के द्वारा किस धर्म का प्रचार किया गया था दक्षिण भारत में? तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे अलवर लोग। देखो दो आता है आपका, एक नैनार और एक अलवर, ठीक है। तो नैनार जो थे, नैनार वो शिव धर्म को पालन करने वाले थे और अलवर संत जो थे ये वैष्णव धर्म को पालन करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ईस्ट में जो है वहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होगा। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? स्कंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो स्कंद गुप्त की मृत्यु हुई थी 467 यानी 467 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त का शासन कब से कब तक था? स्कंद गुप्त का शासन कब से कब तक रहा? तो स्कंद गुप्त का जो रूलिंग टाइम था वो था लगभग 455 से 467 तक, क्योंकि 467 में उसकी मृत्यु हुई और 455 में उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त किसके बाद सत्ते में आया था? स्कंदगुप्त किसके बाद सत्ता में आया था? तो ये अपने पिताजी के बाद आया था जिनका नाम था कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के बाद साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा? तो साम्राज्य के गद्दी पर स्कंदगुप्त के बाद कौन बैठा था? ये था पुरागुप्त, ठीक है, पुरागुप्त या पूर्वगुप्त जो भी आपको हिंदी में मिले, ये थे स्कंदगुप्त के बाद गद्दी पर बैठने वाले राजा। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था? आपको एक पत्रिका का नाम बताना है जिसने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। तो वो कौन सा पत्रिका है? वो है हिंदू पैट्रियट। कौन सा है? हिंदू पैट्रियट, ठीक है। हिंदू पैट्रियट पत्रिका जो थी इसने जमकर समर्थन किया था नील आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन के दौरान हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक नील आंदोलन के दौरान कौन था? जल्दी बताओ कौन थे? ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो यहाँ पे स्पेशली आपसे पूछ लिया गया है नील आंदोलन के दौरान, और नील आंदोलन के दौरान अगर आपसे पूछा गया तो इसके जो दूसरे संपादक हुए, इसमें 3-4 संपादक हुए, ठीक है, अलग अलग टाइम में अलग अलग संपादक थे, तो आपको सबसे मतलब नहीं है। नील आंदोलन जब हुआ उस दौरान जो थे आपको सिर्फ उन्हीं से मतलब है, ठीक है। और ये नील आंदोलन देखो एक्चुअली में अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ये नील आंदोलन को वो लोग चंपारण सत्याग्रह समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नील आंदोलन जो हुआ था वो शायद 1855 के आसपास, 1855-56 के आसपास ये हुआ था, ठीक है, 59 तक शायद ये चला था, लेकिन ये अलग चीज़ है और आपका जो चंपारण सत्याग्रह है ये अलग है, इसको कंफ्यूज मत करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पैट्रियट पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? हिंदू पैट्रियट पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1853 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और आज आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूरा होता है, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।